हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को आगे बढ़ाते हैं। मुद्रास्फीति जीवन में भी परेशान कर रहा है और पेपर में भी परेशान करता है। तो जैसे जीवन की परेशानी सॉल्व करते हैं वैसे पेपर की भी परेशानी को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। ठीक है, एक बार ये बात कर लें कि मुद्रास्फीति में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो मुद्रास्फीति में हम लोग इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, अविस्फीति, अपस्फीति पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए मुद्रास्फीति कई प्रकार का होता है। मुद्रास्फीति के बारे में और भी बात करेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार में एक हमारा आता है कोर स्फीति। कोर स्फीति या कोर मुद्रास्फीति। ठीक है, ये जो कोर स्फीति होता है ये दो तरह का होता है। इंग्लिश में इसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन। ये दो तरह का होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। एक अस्थाई मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन में और एक अस्थाई। ठीक है, क्या होता है अस्थाई और क्या होता है अस्थाई? मतलब अस्थाई कोर स्फीति और अस्थाई कोर स्फीति। ठीक है, क्या होता है? तो होता ये है कि ये जो अस्थाई है, ठीक है, जब आपका जनसंख्या बढ़ जाए, ठीक है, आपका नगरीकरण बढ़ जाए, आबादी बढ़ जाए, ठीक है, इन सब चीज़ों के कारण जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाता है? कोर स्फीति। कोर स्फीति में क्या? अस्थाई, अस्थाई कोर स्फीति। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ जाएगा, नगरीकरण बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस रफ्तार से नगरीकरण बढ़ रहा है, उस रफ्तार से खाद्य पदार्थें तो बढ़ नहीं रही हैं, या बाकी चीज़ें उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं, या इनके बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा। आप अपने घर का ही बात सोचिए, अगर माँ बाप का एक दुलरुआ बेटा है तब तो मज़े मज़े में जी रहा है। ठीक है ना, हर चीज़ पूरी हो रहा, पूर्ति हो रहा है। दो बेटा का भी पूर्ति हो रहा है लेकिन दुलार में कमी है ना। पहले एक बच्चा जो है सो कॉन्वेंट में पढ़ रहा था, अब दो बच्चा हो गया तो सोचना पड़ेगा कि दोनों को कॉन्वेंट में पढ़ा सकते हैं कि नहीं। एक बच्चा था तो उसको ब्रांड का पहना रहे थे, अब दो बच्चा है तो भाई दोनों को देना है ना। मतलब आप अपने घर से ही शुरू करिए कि अगर घर में ये नारा क्यों लगाया जाता है, छोटा परिवार खुशियां हजार, है ना, जबकि बड़ा परिवार वाला मजा छोटा में नहीं है। चार भाई बहन में जो ढिसुम ढसुम होता है उसका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मजा बहुत आता है। और एक रहेगा तो बेचारा किसके साथ क्या करेगा। चलिए, तो कहने का मतलब कि परिवार में अगर 3 सदस्य हैं, हम दो हमारे एक, और पहले जो दर्जनों के हिसाब से होते थे 8-9, ठीक है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे ज़्यादा सामान का ज़रूरत है कि यहाँ ज़्यादा सामान का ज़रूरत है? और ये एक घर का बात नहीं, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बात हो रहा है। तो जब जनसंख्या बढ़ने के कारण, नगरीकरण बढ़ने के कारण या इस तरह की किसी बात के कारण मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाता है? कोर स्फीति, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा अस्थाई। अस्थाई क्या होता है? ठीक है, यहाँ जनसंख्या बढ़ने के कारण, नगरीकरण बढ़ने के कारण क्या हो गया? मांग में वृद्धि हो गया। अस्थाई क्या होता है? जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, मतलब आसमान गिरा, नहीं आसमान नहीं गिरा भाई, बिजली कड़की, देखिए भूकंप आ जाए, मॉनसून खराब हो जाए, जब पानी चाहिए जब पानी नहीं हो, और जब पानी नहीं चाहिए तब पानी हो जाए, दोनों ही कंडीशन में फसल बर्बाद, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा? पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हमारा फसल ही बर्बाद हो जाएगा, है ना, या प्राकृतिक आपदा आने के कारण जब भूकंप आएगा तो
पूरा तहस नहस करके रख देगा, बड़ा बड़ा ऑफिस, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में जो क्या होगा, हमारा चीज घट जाएगा, वस्तु का उत्पादन घट जाएगा, है ना। और डिमांड तो भाई जनसंख्या उतना है तो उसको तो चाहिए, फसल नहीं हुआ, आदमी को तो भूख लगेगा, मौसम अच्छा हो या खराब हो, भूख तो लगेगा, है ना। मौसम अच्छा हो या खराब हो, आदमी कपड़ा तो पहनेगा, है ना। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अगर फसल हुआ ही नहीं तो। गुजरात में उतना बड़ा भूकंप एक बार जो आया था, या हाल फिलहाल नेपाल में जो आया, उस भूकंप में जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गिर जाएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गिर जाएगी, खाद्यान्न वाली इंडस्ट्रीज गिर जाएगी, कोल माइनिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, तो आखिर वो चीजें कहाँ से पूरी होंगी, डिमांड तो नहीं घटेगा। तो उसके कारण भी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। फसल हुआ नहीं, ठीक है, मार्केट में टमाटर कम है, टमाटर आया हुआ है 10 kg, आदमी है 1000, बताइए ये बेचने वाला किसको दे, जो सबसे ज्यादा दाम देगा, है ना। 1000 आदमी है, 10 किलो टमाटर है, कैसे खाएगा। तो ये क्या करेगा, प्राइस हाइक कर देगा कि भैया जो सबसे ज्यादा दाम दोगे वही माल लेके जाओगे, समझ रहे हैं ना। तो जब प्राकृतिक आपदा के कारण मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है, तो उस तरह की मुद्रास्फीति को कोर इन्फ्लेशन का अस्थायी पार्ट में रखा जाता है। ये दोनों ही, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो जनसंख्या हो, यानी अस्थायी और अस्थायी मुद्रास्फीति जो होती है, वो दोनों ही कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बनता है कोर इन्फ्लेशन में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धारणीय मुद्रास्फीति, धारण करने वाला, ठीक है। क्या होता है, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, ठीक है ना। सस्टेनेबल इन्फ्लेशन में ज्यादा नहीं है, देखिए धारणीय मुद्रास्फीति, धारणीय मुद्रास्फीति, ठीक है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। ये क्या है, विकासशील देशों के लिए अलग है। एक होता है हमारा विकासशील देश और एक होता है हमारा विकसित देश। विकासशील देशों के लिए माना गया है 4 से 2 से लेकर के 6% तक, और यहां जो होता है 1 से 2% तक। देखिए आप क्या देखेंगे ना, कि जो विकासशील देश होता है वहां मुद्रास्फीति की दर ज्यादा होती है, लेकिन ये जो है ये डेवलप कंट्री है, इनमें मुद्रास्फीति की दर ज्यादा नहीं होती है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बैंक लोन बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ये लोग सेट हो चुके हैं। तो ये जो एक रेंज फिक्स किया गया है कि विकासशील देश जो जैसे हमारे भारत जैसे देश हैं, यहाँ मुद्रास्फीति की दर कितनी होना चाहिए, 2 से 6, और विकसित देश यूएसए वगैरह में कहाँ होना चाहिए, 1 से 2%। तो ये कहलाता है सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आता है एक संरचनात्मक, एक आता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। क्या आता है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, यानी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्या होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जब कभी आधारभूत संरचना की कमी के कारण आधारभूत संरचना, उद्योग, इन सब की कमी के कारण जब मांग बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है, तो वैसे मुद्रास्फीति को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। आपके पास संरचनात्मक व्यवस्था है ही नहीं,
जैसे आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, आपके पास उद्योग नहीं है। अब सपोज करिए कि आपके यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नहीं है, कहने का मतलब जिस दूर दराज क्षेत्रों से आता है और एक छोटा सा शहर में, तो यहाँ पे कपड़ा जो है इंडस्ट्रीज है नहीं, ये क्या करेगा, दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करके लाएगा, तो क्या होगा, यहाँ रेट बढ़ेगा। या बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, बहुत सारा ऐसा माइनिंग का चीज, माइंस का चीज, या बहुत सारा ऐसा मतलब खाद्य पदार्थ जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, वो सब क्या है, उसका प्राइस हाइक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे यहाँ नहीं है, वो आधारभूत उद्योग नहीं है। आज चाइनीज चीजें इतनी सस्ती क्यों होती हैं, हमारी चीजें इतनी महंगी क्यों होती है? वहां पे संरचनात्मक मुद्रास्फीति नहीं है, संरचनात्मक व्यवस्था वहां पे है, आधारभूत व्यवस्था वहां पे है। वहां पे घर घर में मोबाइल बनता है, चाइनीज मोबाइल सस्ता होता है, लेकिन हमारे वहां वो स्ट्रक्चरल व्यवस्था नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या मिलेगा, वो महंगा मिलेगा, क्योंकि भैया हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। जब उद्योग ही नहीं है तो हमारा यहाँ उत्पादन नहीं होगा, या हम बाहर से मंगाएंगे भी तो हमको टैक्सेशन, इंपोर्ट कॉस्ट, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो प्राइस तो हाइक करेगा। आज बहुत सारी जो गाड़ी है जो हम लोग फॉरेन से मंगाते हैं, तो वो क्या है, यहाँ पे 100 से 200% टैक्स है, इस कारण ये महंगी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो आधारभूत उद्योग की कमी के कारण अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाए तो उसको कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अब एक टर्म और आता है, हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति की दर 4 से 5 अंकों में पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल। जब मुद्रास्फीति की दर 4 से 5 अंकों में पहुंच जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, यानी अतिस्फीति। वो हो गया अतिस्फीति। ये सब बस याद कर लीजिएगा, इसमें यही एक लाइन पूछता है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। ये क्या होता है, 4 से 5 अंकों में। ठीक है, कूदती हुई स्फीति, इसको कहते हैं गैलोस्पिंग। ठीक है, और एक इसमें 3 से 4 अंकों में मुद्रास्फीति की दर होती है। और एक हो गया हमारा रेंगती हुई स्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति या स्फीति। ठीक है, ये मुद्रास्फीति की दर 2 से 3 अंकों में, या फिर मुद्रास्फीति की दर 1 से 2 अंकों में पहुंच जाती है। या एकदम एग्जैक्ट बोलिए तो एकदम रेंगती हुई, मतलब समझ रहे हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा रेंगता है, जब मुद्रास्फीति की दर बहुत कम हो जाती है, 0 से 1% में मान लीजिए इसको, तो इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जब मुद्रास्फीति की दर 0 से 1% तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए, हम लोग मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ लिए कि क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोस्पिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, 0 से 1% के दर में, या 3 से 4 अंकों के दर में गैलोस्पिंग हो गई है ना, 4 से 5 अंकों के दर में पहुंच गए तो वो हमारा क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, कोर स्फीति 2 तरह का होता है, अस्थाई और अस्थाई। ठीक है, इसके अलावे और कौन सा पढ़े हम लोग, स्ट्रक्चरल। ठीक है, जब आधारभूत उद्योग की कमी के कारण महंगाई बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है। अब एक सबसे बड़ा बात ये कि ये मुद्रास्फीति जो है सही है या गलत है। देखिए, 2 कंडीशन आता है। हमने बोला था कि जो भी विकासशील देश हैं वहां मुद्रास्फीति की दर 2 से 6% तक रहे तो वो उस अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 2 से 6% से कम हो जाए या 6% से ज्यादा हो जाए तब वो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अगर कम हो जाएगी तो भी बेरोजगारी बढ़ेगी, जीडीपी घटेगा,
और ज़्यादा होगा तब भी। आखिर 2 से 6% तक कैसे फ्रूटफुल है हमारे लिए? आप ही सोचिए, आप अगर उत्पादन कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट ना हो, तो फिर आपको उत्पादन करने में क्या मिलेगा? आपको जब लाभ ही प्राप्त नहीं होगा तो आप उस काम को करेंगे? नहीं करेंगे। यानी आपको लाभ चाहिए, लेकिन एक दायरे में, और ये विकासशील देशों के लिए एक सही दायरा माना गया है। अब अगर हम उत्पादन करें और इतना ज्यादा लाभ कमा लें कि सामने वाला डूब जाए, तो फिर अगली बार वो हमसे ले ही नहीं सकेगा, तो हम देंगे किसको? समझ रहे हैं ना? ज्यादा का केस, या अगर इतना कम हो गया कि हम को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, मुद्रास्फीति की दर कम गई है, तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो लेने वाला लेगा कैसे? इसमें भी ये काम होगा, बेरोजगारी, जीडीपी। अब देखिए ये 2 से 6% तक कैसे लाभदायक है। आप अगर इस रेंज में रहते हैं तो आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन करने पर आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ अगर होगा तो क्या होगा? आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना, यानी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जब बढ़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? रोजगार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी, है कि नहीं है? बहुत बार देखोगे कोई बिजनेस शुरू किया, एक छोटा सा दुकान खोला और बाद में खुद बैठा हुआ है, 4 एम्प्लॉय उसमें खट रहा है। क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ, खुद तो रोजगार में आया ही आया, 4 और आदमी को रोजगार में ले आया, है ना। उन 4 में से भी एक कालिया निकला, वो भी आगे चल के निकल गया और अपना अलग ब्रांच इस्टेब्लिश कर लिया। तो जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो रोजगार बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा सर, तो हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा। यही कारण है कि हमारा 2 से 6% का रेंज सही माना गया है। लेकिन 6% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? 6% से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? 6% से ज़्यादा जब ये होगा, मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाएगी, है ना, तो चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा। हम अब जब दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा, सपोज करिए पहले प्याज था 40 रुपया किलो, अब हो गया है 80 रुपया किलो, तो बताइए हम क्या करेंगे? चीज़ों को कम खरीदना शुरू करेंगे। अभी तक ये 40 से 50 चल रहा था तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, ये इस रेंज में था। लेकिन जब ये इस रेंज में आ गया तो क्या हुआ? अब पहले हम जो 1 केजी प्याज खरीदते थे, अब हम आधा केजी खरीदना शुरू करेंगे, है ना। बीपीएल वाले तो प्याज खाना ही छोड़ देंगे, कहेंगे अच्छा लगता ही नहीं है प्याज खाने में, 80 दाम सुन के ही जो है सो बेहोशी छाता है। तो नतीजा क्या होगा? इसका सेलिंग घट जाएगा, सेलिंग घट जाएगा तो इसका प्रोडक्शन घट जाएगा, प्रोडक्शन घट जाएगा तो ये क्या करेगा? छटनी करना शुरू करेगा, रोजगार घट जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, रोजगार घटा तो पर कैपिटा इनकम घट गया। वही हाल इसमें है। यहाँ पे क्या हुआ कि उत्पादन कम हो रहा है, यहाँ पे मांग है ही नहीं, मांग नहीं है और उत्पादन ज्यादा हो गया, है ना। उत्पादन, सोचिए कि मुद्रास्फीति की दर बहुत कम गई, बहुत कम गई, मतलब क्या हो गया? दाम बिल्कुल घट गया, है ना। दाम घट गया तो क्या हो गया? अब जब दाम घट गया तो मांग जो है सो आपका ज्यादा है। एक मिनट, मुद्रास्फीति की दर जब कम गई है, 2% से 0 से 1% के रेंज में जब मुद्रास्फीति आ जाती है, तो यहाँ दाम बिल्कुल घट गया। जो उत्पादन करता है अब उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दाम घट गया है। दाम क्या हो गया है? घट गया है, तो लाभ घट गया, है ना। जैसे पहले 80 का चीज था, अब 60 में मिलने लगा, है ना। यह 80 का चीज था, 0 से 1 में आ गया, तो 60 मत रखिए, ये गिरकर 20 पर आ गया।
इसका प्रोडक्शन देख रहे हैं कि आप 40 था, लागत 40 था, अब ये 20 पे आ गया है। अब जब ये 20 पर आ गया है तो ये क्यों -20 का लॉस हो रहा है। तो ये जब लॉस हो रहा है तो ये अपने कर्मचारियों को पेमेंट कहाँ से करेगा, समझ रहे हैं ना। तो यही कारण है कि 2 से 6% का मुद्रास्फीति विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सही माना जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे लगाया जाता है, कैसे सरकार और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लगाती है, किसके लिए मुद्रास्फीति सही है किसके लिए नहीं है, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।